हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट प्लस स्टैटिक्स। क्योंकि करंट आप कहीं पर से पढ़ लेंगे, लेकिन उसी का स्टैटिक्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस पीडीएफ में करंट प्लस स्टैटिक्स आपको दोनों मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो क्लासेस आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ पढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे, अपने जो आने वाले परीक्षा है, पेट है, यूपी ट्रिपल सी एंड आर ओ, उसमें आप डायरेक्ट प्रश्न इससे पीडीएफ से आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आप कहीं पर भी आप कोचिंग ज्वाइन करिए, कहीं पे ऑफलाइन ऑनलाइन, कंटेंट पर ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है। कंटेंट आपको बहुत अच्छा इसमें मिलेगा हमारी हमारी ओर से, ओके। कंटेंट देख करके ही अभी परसों का वीडियो पड़ी थी उसी इस चैनल पर 1000-1200 लड़कों ने उसको देखा है। तो कंटेंट की वजह से लोग देखते हैं वीडियो को। तो कंटेंट जितना अच्छा, वीडियो उतनी अच्छी बेहतर, और लोग उतना प्रमोट करते हैं उस वीडियो को, देखते भी हैं, ओके। तो हमारी तरफ से अच्छा प्रयास है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, वो भी निःशुल्क में। तो इसमें मात्र 10 प्रश्न है और लगभग 100 इस पीडीएफ में पूरे प्रश्न बनेंगे, करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों मिला करके। तो इसीलिए हमने पहले ही बोल रखा है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक में आप बने रहेंगे, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो भारत ने किसके साथ मिलकर के 2+2 वार्ता की है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर के 2+2 वार्ता की है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली। यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। इसके आयोजन में भाग कितने लोगों ने लिया और 2024 में कहाँ पर होगी? ठीक है। इससे 4 प्रश्न बनेंगे। पहले पहले किस भारत ने पहली बार किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। वो वार्ता का नाम क्या है? 2+2 वार्ता का नाम है। आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। किसने भाग लिया? जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, 2 मंत्रालयों ने इसमें भाग लिया। इसमें अगला और एक बनेगा 2024 में 2+2 वार्ता कहाँ पर होगी? तो ये ब्रिटेन में होगी। इस प्रश्न से इस प्रश्न से 3-4 प्रश्न और बन जाएंगे, ओके। अब जो ये ललन टॉप में जो रहते हैं ना, इससे संबंधित ये प्रश्न यहाँ नीचे दिए रहते हैं, तो ये स्टैटिक्स बन जाता है। अगर नहीं पूछेगा, अगर आप यहाँ से, अगर आपसे नहीं पूछेगा, आपसे यहाँ से पूछ लेगा वो, ओके। इसलिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग के लिए चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 1900 सम्मेलन मतलब कहाँ पर हुआ था? तो ये सिक्किम में हुआ था। सिक्किम बहुत छोटा है, किसमें? जनसंख्या में। और सबसे छोटा इस क्षेत्रफल में गोवा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन सिक्किम में हुआ है, ओके। सिक्किम, जहाँ का डैनी, तुम्हारे जो विलन है डैनी, ये सिक्किम में का रहने वाला है, ओके। बात कर लेते हैं पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। असम की राजधानी असम, अच्छा वही असम गुवाहाटी, ओके। नेक्स्ट है इसी में, ठीक है। पहला पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ है 2023 में? तो ये अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में हुआ है। आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है ये वाला, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट इसी में है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या हुआ है? वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ है वाराणसी में। वाराणसी से ही सांसद है आपके प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। प्रधानमंत्री अब कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। वो क्या है? वो भी तो एक सांसद है, क्योंकि वो सांसदों के दलों के नेता ही हैं, ओके। वो मात्र सांसद ही हैं। बात करते हैं हम एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक कहाँ पर हुई थी? तो जो एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, वो गोवा वाले बीच में हुई थी, ओके। गोवा वाले बीच में जो विदेशी जो मंत्रियों की बैठक एससीओ की वहीं पर हुई थी, गोवा में। नेक्स्ट 19वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन उदयपुर, ये राजस्थान में हुआ था। कौन सा? 19वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। इसी में है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये हैती पड़ता है। ये राजधानी इसकी है हैती की, पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है।
और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो केन्या, केन्या इसका नैरोबी की राजधानी केन्या है, ये इसका नेतृत्व कर रही है। अब बात करते हैं कि जी9 एंड फैमिली गिरोह को रोकने के लिए, लूटपाट का जो हिंसक कार्य है उनको रोकने के लिए चलाया प्रारंभ किया गया है मिशन। जो यूएनएससी में कितने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश, मतलब कितने लोग शामिल, देश के कितने देश शामिल हैं जिनको जिनको वीटो पावर मिला है? 5 देश शामिल हैं। क्या इंडिया कभी इसका अस्थायी सदस्य रहा है? तो हाँ, इंडिया इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है पहले। जो 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 स्थायी वाले हैं इनका ये परमानेंट रहते हैं, स्थायी वाले 5 देश हैं, इनको वीटो पावर मिला है कि अगर किसी देश से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये लोग, ये देश डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा आप नहीं कर सकते। ठीक है, वीटो पावर का मतलब होता है कि मना कर देना किसी चीज को। ओके, जो अस्थायी जो देश थे उसमें हमारे इंडिया भी एक बार शामिल हो चुका है, अब फिलहाल उससे बाहर भी हो गया है। तो ये जो अस्थायी देश होते हैं वो 2 वर्ष के लिए अस्थायी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसी में ये कुछ उसका है, क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स आपको मिलेगा यहाँ से, स्टैटिक्स। ओके। अब बात करते हैं हम युकाटन चैनल कहाँ कहाँ पर है। युकाटन चैनल जो आपका मैक्सिको और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। देखो, सागर को जोड़ेगा, लैंड को, भूमि को अलग करता है चैनल, लेकिन सागर को जोड़ता है। तो जो मैक्सिको और कैरिबियन सागर को दोनों को जोड़ता है कौन? युकाटन चैनल। नेक्स्ट है, कैरिबियन सागर में चक्रवात कहते हैं हरिकेन कहते हैं। हरिकेन चक्रवात को कैरिबियन सागर में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। चक्रवात का हमने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाकर के इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जिन स्टूडेंट ने वो पुरानी वीडियो ना देखी हो तो उन्हें जाकर के देख लीजिए, वो चक्रवात का बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर है, उसमें पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का समावेश हुआ है और हमने सभी को प्रॉपर तरीके से बताया है। उन क्लास में हमने यही बताया है कि इस चक्रवात से प्रश्न आपके एग्जाम में कितने आ सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं, सभी हमने प्रॉपर तरीके से बताए हैं। ओके, लिखा है चीनी का कटोरा, क्यूबो को बोलते हैं चीनी का कटोरा, कैरिबियन सागर में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखने चाहिए, ध्यान रख करके चलिए। बात करते हैं जो जो यूएन महासभा है के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? जो ये डेनिस फ्रांसिस है, ये इसके अध्यक्ष किस कहाँ के? यूएन महासभा के। ये 78वें क्रम के हैं, क्योंकि वहां पर कभी कभार ऑप्शन में 77वां नंबर भी दे देता है। ऐसे 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 आपसे वहां से पूछेगा ऐसे ही कि हाल ही में 78वें नंबर के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस, वहां पर आपको उत्तर आंसर मिलेगा, वहीं पर आपको 71 मार के चले जाना, निकल जाना आगे। वो ऐसे पूछ सकता है कि जो डेनिस फ्रांसिस हैं, जो यूएन महासभा के जो अध्यक्ष हैं, कौन से क्रम के हैं? 77 नंबर है कि 78 नंबर है कि 79 नंबर के हैं? तो वो 78 नंबर के हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है। कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ा जुकाम थे, थोड़ा सा बुखार भी आ रहा है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किसे मुक्त घोषित किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त कर दिया है? तो इसने कहा है कि भारत में बर्ड फ्लू नहीं होगा, बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया है। तो जी इसका नाम क्या है? ये एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम है बर्ड फ्लू का, और वायरस क्या है? H5N1। अब लोग बोलेंगे इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे है? तो मैं याद करने का तरीका भी हम बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए इसका वर्ड फ्लू का ना, बर्ड फ्लू, अरे रख लो ऐसे भाई, वर्ड फ्लू वो कौन है? आप एच लिख लिए और एन लिख लीजिए, और आपको 51 याद रख लेना, 51। देखो H1N1 हो गया। अब होगा स्वाइन फ्लू का, स्वाइन फ्लू यार लिखते नहीं बनता है ना, स्वाइन फ्लू। यहाँ पर भी एक एच लिख लीजिए और यहाँ पर भी एन लिख लीजिए। एक बार एच के नीचे एक लगाइए, एक के नीचे एन बना दीजिए, आपको यह हो गया स्वाइन फ्लू का। ठीक है, तो बर्ड फ्लू 51 और स्वाइन फ्लू 11। इन्हीं को मैंने हटाया है, इन्हीं को, एक मिनट, इन्हीं को मैंने हटाया है। देखो ये तो आपका हो गया बर्ड फ्लू का। अगर आप स्वाइन फ्लू की जब बात करेंगे तो उसका वायरस का नाम है H1N1। ओके, ये अलग अलग है, ये स्वाइन फ्लू, ये बर्ड फ्लू का है, ये वाला आपका स्वाइन फ्लू का, ये स्वाइन फ्लू का है। ओके, हाँ। अब बात करते हैं
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की। और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, यानी आईक्यू यानी एचक्यू यानी हेडक्वार्टर्स ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट, ये स्टैटिस्टिक्स आपका इसी में है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का थर्ड स्थान है किसमें? अंडा उत्पादन में। नेक्स्ट है इसी में, भारत में टॉप पर कौन सा है अंडे के उत्पादन में? आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश टॉप पर है अंडे के उत्पादन में। नेक्स्ट लिखा है, हाल ही में टकोमा मुक्त घोषित किया गया है ईरान को। टकोमा एक मतलब बीमारी है, वो भी आंख की होती है। ओके, तो वहीं पर से उसको मुक्त घोषित कर दिया है ईरान को, वहां पर किसी व्यक्ति को टकोमा मतलब बीमारी किसी को नहीं होगी, आंख की बीमारी है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में हाल ही में हाँ हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने रूबेला मुक्त किया है भूटान को। भूटान और तिमोर लेस्टे को, दो ऐसे देश हैं। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, और इन्हें रूबेला जो वायरस था, जो रोग था, उससे मुक्त कर दिया है। मुक्त माना है कौन कौन से देश को? माना भूटान को, एक मिनट, भूटान को माना है और तिमोर लेस्टे को माना है, दो को माना है। ओके, अब बात करते हैं कि भारत पोलियो मुक्त कब से? 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया था। पोलियो कैसे होता है? कुपोषण से पोलियो हो जाता है। ओके, कुपोषण से पोलियो हो जाता है किसी शिशु को बचपन से ही। उसका अगर भरण पोषण अच्छा ना हुआ तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। लिखा है, अंतिम जो केस पश्चिम बंगाल में अ, 2011 में देखा गया था, किसका? पोलियो का। नेक्स्ट बात करते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। अब वो चेचक का ऐसा वो होता था रोग कि लोग के चेहरे पर धब्बे थोड़े थोड़े पड़ जाते थे। ओके, तो वही था चेचक। इसकी खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। इन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, इनको मेडिसिन के लिए फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला है। और कहाँ पर मिलता है? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में मिलता है। बल्कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ओके, करंट के सभी हैं, लेकिन ये भी काफी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस दिन आया था, इसके बारे में हम बेहतर तरीके से भी पढ़ने वाले हैं ने। ओके, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो इसका कैसे मतलब डिबेट हुई थी और फैसला कितने कितने व्यक्तियों के सहमति से आया है, हम प्रॉपर उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 5 न्यायाधीश की संवैधानिक बेंच थी पहली बार, जब इसका परसों नसों में इसका जब आया था, तो इसमें 5 पूरे जज थे। ओके, और एक महिला जज थी जिनका नाम है हिमा कोहली, महिला भी एक जज थी। फैसला जब आया तो पूरे 5 लोग थे, तो 3 ने कहा कि होना चाहिए, और 2 ने कहा होना चाहिए, और 3 ने कहा नहीं होना चाहिए। तो 2-3-2 के फैसले से ये हो गया था। और ये मांग क्या थी? जो एलजीबीटी जो समुदाय होते हैं ना, उन्हीं की ये मांग थी। नेक्स्ट है, जो ये स्टैटिक्स है आपका, ये स्टैटिक्स है, कहीं ना कहीं आपसे एक नंबर यहाँ से फंसेगा जरूर। ठीक है, स्टैटिक्स है। लिखा है, नवतेज सिंह जो जौहर केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक अपराध नहीं है। किसमें? नवतेज सिंह जौहर केस में। लिखा है, 34 देशों में 34 देशों में समलैंगिक शादियों को मान्यता प्राप्त है। तो होगा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट मना कर रही, नहीं कर पा रही कि हम ऐसा करें। हमारा देश में ऐसी स्थिति कंडीशन कभी खराब बन जाए इन देशों के तरीके। ओके, और जो पुट्टा स्वामी केस है, वो केस था, ये पॉलिटी के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, उन्होंने उसमें कहा गया था कि सभी व्यक्ति को अधिकार है उनकी प्राइवेसी का। ओके, इसी नेक्स्ट है, जो केशवानंद भारती केस था, 24 अप्रैल 1973 को इस प्रस्तावना का संविधान का मूल ढांचा इसमें कहा गया था। जो केशवानंद बनाम जो भारती केस था, 24 अप्रैल 1973 को इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कहा गया था केशवानंद बनाम भारती केस में। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट, इंदिरा साइनी केस 1952 को
नहीं 92 को जो आरक्षण का जो था वहां 50% सीमा थी इंदिरा सैनी केस में। नेक्स्ट, जो मिनर्वा मिल्स केस है वो फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएसबी भी एक है। और इन्होंने कहा था केस में कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को। किस केस में? तो मिनर्वा मिल्स केस में। नेक्स्ट, इसी में हमारा टॉपिक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 17 अक्टूबर को ये मनाया गया है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। थीम क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। इसकी थीम है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की ये थीम है। थीम का नाम क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट, जो गरीबी उन्मूलन का एसडीजी का ये पहला लक्ष्य था कि हम गरीबी को देश से हटाएंगे। और टोटल वर्तमान में टोटल 17 लक्ष्य हैं, जिनमें से हमने काफी को हमने प्राप्त कर लिए हैं। 6-7 लक्ष्य हमने अचीव कर रखे हैं। अभी 16 गोल हैं और इनको 2030 तक में पूरा करने का उम्मीद है सरकार को। एसडीजी के पूरे 17 लक्ष्य हैं। अब ये भी आपका वो इकोनॉमिक्स है। ओके, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये पॉलिटी का उसका क्या बोलते हैं भाई, अरे वो लिखा नहीं करते, अर्थव्यवस्था, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं, 17 जून को। नेक्स्ट, हाँ, वैश्विक बहुआयामी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हो चुकी है? तो 41.50 करोड़ ये गरीबी से मुक्त हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं मुझको लगता नहीं कितना हो गया होगा। ओके, रिपोर्ट तो कुछ भी छाप देती हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, यानी कहाँ पर ही आयोजित हुई थी? तो ये बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। अभी जो कॉप फर्स्ट हुआ था पहले, वो बर्लिन में हुआ था। कब? 1995 में फर्स्ट कॉप बर्लिन में हुआ था। और 1995 में बर्लिन कहाँ पर? जर्मनी में है। तो ये मैंने अभी स्टैटिक्स के मैंने क्वेश्चन बताए हैं। अभी आपका करंट का प्रश्न है, इससे पूछ ले कि का फर्स्ट कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये 1995 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में आयोजित हुआ था कॉप फर्स्ट। जैसे कॉप 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, ऐसे ठीक है। जैसे कॉप 27 है सीओपी, कॉप 27 कहाँ पर है? ये यूएई में मनाया जाएगा। और कॉप 28 है, कॉप 28 ये अमेरिका वगैरह में यहीं पर ऐसे कुछ मनाया जाएगा। लेकिन कॉप 27 कन्फर्म है कि हाँ ये यूएई में मनाया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बर्लिन में आयोजित होगी। उद्देश्य क्या है इसका? महामारी को रोकना। महामारी को रोकने इसका उद्देश्य है किसका? विश्व शिखर स्वास्थ्य सम्मेलन का। टीबी उन्मूलन पहले से ही तैयार रखना किसी चीज को, जैसे कोई बीमारी अगर आने वाली है तो उसके कम करने के लिए उसके प्रभाव को पहले से ही सचेत तैयार रहे, इसके लिए ये आयोजित हुई है। हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ भारत ने किया है। टारगेट क्या है कि इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। और उसमें इथेनॉल डीजल में मिलाते क्यों हैं? ताकि जो बाहर से जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं ईंधनों में चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, उसकी निर्भरता को कुछ कम की जा सके, क्योंकि इससे देश का पैसा भी बाहर जाता है। जैसे हम किसी देश से जब हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, हमारी गवर्नमेंट, तो सरकार को, वहाँ के बिजनेसमैन को हमारे भारत की जो मतलब सरकार है, पैसा देना पड़ेगा ना, तब तो कोई तुमको तेल देगा। तो वहाँ उस निर्भरता को कम करने के लिए कि पैसा देश से बाहर थोड़ा कम जाए, उसमें डीजल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है। इंडिया स्मार्ट सिटी कनक्लेव कहाँ पर? 2023 में इंदौर में हुआ है। और स्वच्छता के मामले में इंदौर अव्वल है और लगभग कई बार से ये अवार्ड हर बार जीतता आया है स्वच्छता के मामले में। नेक्स्ट, हाल ही भारत और यूएई
यूई यूरोपीय यूरोपीय यूनियन का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? मेघालय में हुआ है। इंडिया और यूरोपीय यूनियन का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट लिखा है एआई आधारित मशीन, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कौन सी 2023 शिखर सम्मेलन जो कि दुबई यानी कि यूएई में होगा? कैंसी है, कैंसी मशीन, कैंसी। ओके, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पर आधारित है, क्या है? मशीन है। कौन सी? कैंसी। 2023 शिखर सम्मेलन दुबई में यानी कि यूएई में होगा। 7 नंबर है हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पाओ वायरस का संबंध किससे है? तो ये मछली से है। पूछा कि निम्न में से तिलापिया वाव पाओ वायरस का संबंध किस बीमारी से है, मतलब सॉरी किस जीव से है? तो वहां पर मेढक, मछली, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां पर ऑप्शन में आपको मानना पड़ेगा मछली। ओके। और रानीपेट जो तमिलनाडु में ये देखा गया है, कहाँ पर? रानीपेट, रानीखेत नहीं है, रानीपेट है। रानीखेत उत्तराखंड में है। ओके, लेकिन रानीपेट ये तमिलनाडु में इनको देखा गया है क्योंकि मछलियों को। नेक्स्ट है भारत तीसरा देश बना है ऐसा दिखने वाला, मतलब ऐसा करने वाला, ऐसा दिखाने वाला भारत तीसरा देश बना है। पहले नंबर पर चाइना है और सेकंड नंबर पर थाईलैंड है और तीसरे में हम लोग हैं, यानी कि हमारा भारत है। नेक्स्ट जो तिलापिया जो मछली है मीठे पानी की एक प्रजाति है, ये हमेशा मीठे पानी में ही रहती है, खारे पानी में नहीं रहती है। इसको इसका उपनाम क्या है? तो ये गरीब आदमी की मछली है। नेक्स्ट मछली का प्रमुख केंद्र, जो मछली का जो प्रमुख केंद्र है ग्रैंड बैंक है, जो ये कि न्यूफाउंडलैंड है यानी कि उत्तरी अमेरिका में है। जैसे जब कोई यहाँ पर से एक दक्षिणी अमेरिका से एक धारा जाती है ऊपर की ओर, और यहाँ पर से भी एक धारा आती है नीचे की ओर, ये इनमें से एक ठंडे, इनमें से एक गर्म है। जब कभी धारा, जब दोनों ठंड गर्म मिलेंगी तो वहां पर जब मिलते हैं तो वहां पर बहुत सारा कोहरा मिलता है और वहां पर इन मछलियों को रहने के लिए बहुत बड़ा आवास मिल जाता है। तो इसीलिए जो ग्रैंड बैंक है यहाँ पर स्थान है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, तो वहीं पर ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। ओके, और यहाँ पर मछलियां जो पनपती हैं उनके लिए बहुत अच्छी दशाएं वहां पर इनको मिल जाती हैं। वहां पर उनके खाने के लिए घास वगैरह भी मिल जाती हैं, क्योंकि वो घास बहुत फेमस है। राष्ट्रीय जल जीव जो आपका जो राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन है। इसको कब अपनाया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगे गंगे डॉल्फिन है। ओके, जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, पानी से मिलकर जल बनता है। हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगता है किसी व्यक्ति को। कैसे? जब किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को कुत्ता काट लेता है तो उसे मतलब हाइड्रोफोबिया हो जाता है अगर बहुत दिन तक अगर इसको इलाज ना कराया जाए, क्योंकि वो पानी से डरने लगता है। ओके, नाम क्या है इसका? रेबीज रोग है। ओके, और इसका वायरस का नाम है रैबिडो वायरस, इसका नाम है किसका? रेबीज का। इसमें क्या हो, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, रेबीज रोग है, और वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं इस स्लाइडों में से आपके एक प्रश्न बन जाएंगे। लिखा है स्वान फ्लू, स्वान फ्लू का इसका वायरस का नाम क्या है? H1N1। तो हमने आपको पहले बता दिया था कि H1N1 स्वान फ्लू का है, लेकिन अगर वर्ड फ्लू की बात करें तो H5N1 है। ओके, वर्ड फ्लू, ऐसे बर्ड फ्लू, इसका सूत्र क्या है? आप H लिख लीजिए और N आप लिख लीजिए। ठीक है, H1, एक मिनट, हाँ N है। ठीक है, एक 5 यहाँ पर कर दीजिए और 1 ऐसे कर दीजिए। तो वर्ड फ्लू का सूत्र क्या होगा, मतलब वर्ड फ्लू का वायरस क्या होगा? 5 H5N1, और स्वाइन फ्लू का मतलब वायरस क्या है? H1N1। ओके, इंपॉर्टेंट है। यह हाल ही में ISO 9001 और 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो यह भोपाल का एक थाना है। और ये किसके लिए इसका मतलब इसको प्रमाणित प्रमाणित हुआ है? ये इस स्वच्छता के लिए और स्वच्छता, शौचालय, भोजन की सुविधा के लिए इसको प्रमाणित हुआ है। इसका और एक अच्छा कमिश्न क्या है कि सीसीटीवी कैमरा बेहतर और सुरक्षा में पर मिलती है। जो कैमरा आपके हैं वहां पर सीसीटीवी भी लगे हैं और वहां पर बेहतर सुरक्षा के लिए इसको मतलब प्रमाणित हुआ है। कौन सा है? भोपाल का एक पुलिस थाना है। और कौन सा थाना है? ये महिला पुलिस थाना है। ओके,
लिखा है जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के मिला है, जहाँ की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा है। ओके, और बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो धम्म सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये धम्म सम्मेलन का ये भोपाल में हुआ था, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं धम्म सम्मेलन का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से है या जैन धर्म गौतम बुद्ध से है कि महावीर स्वामी से? इसको भला कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट करके बताइए कि धम्म का संबंध किस उससे है, संप्रदाय से है? जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से है, किससे है? ओके, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में है, उज्जैन में बना है भारत का पहला यूनिटी मॉल। उज्जैन किस नदी के किनारे बसी है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसी है। ओके, और हाँ ठीक है, अब बात करते हैं भारत की जो पहली सौर सिटी है वो कहाँ पर है? सांची यानी कि मध्य प्रदेश में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत की पहली सौर सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको अनावरण किया गया था, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अगला इसमें है स्टैचू ऑफ वननेस। जो आपकी आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है ना, वो ओंकारेश्वर मतलब एक बांध है मध्य प्रदेश में, वहां पर भी बनी हुई है। नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, और ये ओंकारेश्वर यानी कि मध्य प्रदेश में है, और ये बांध भी ओंकारेश्वर नाम का एक बांध भी है मध्य प्रदेश में। ओके, बात करते हैं हाल ही में दिवंगत हुए हाल ही में दिवंगत हुए शांति नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार जो मार्टी आहाती हाँ आहाती सरी का संबंध किससे है? तो ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका नाम क्या है? मार्टी आहाती सरी। ये इनके हाँ हाँ, ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे, और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, वहाँ की राजधानी है। इनके अवार्ड इनको 2018 में जो अवार्ड मिला था, तो किस लिए मिला था? तो संघर्षों को रोकने के लिए 2008 में शांति का इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो फिनलैंड है ये नाटो का 31वां देश है। जो फिनलैंड है ये नाटो का 31वां देश है। नाटो का नाटो ऐसे लिखते हैं, नाटो नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। और 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड फिर से फिनलैंड बना है कौन सा? 31वां देश किसका? नाटो का। ऐसे ही अब यहाँ पर इससे पहले मैंने एक नोबेल पुरस्कार का मैंने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जिन स्टूडेंट ने उस वीडियो को ना देखा हो और नोबेल पुरस्कार की, उसको जाकर के आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेहद ट्रिक्स बताए हैं, और वो ट्रिक कभी आपको भूलेंगे नहीं। ओके, अब अर्थशास्त्र का जो नोबेल नोबेल का पुरस्कार जो 2023 में मिला है, किसको मिला है? तो जो क्लाउडिया गोल्डिन इनको मिला है, किसका? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। देखो इसमें पीडीएफ में इतनी स्पीड से इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कंटेंट होता है ना आपका, लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे कंटेंट होता है। ठीक है, और 20 से हमको 25 मिनट में, आधे घंटे में समझाना भी है, बताना भी है, और हर चीज पढ़ना भी है, देना होता है। ओके, इसलिए स्पीड रखनी पड़ती है। अब कहते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? तो जो नारगिस मोहम्मदी है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो नागरिस को ईरान में शांति चाहिए, क्योंकि जो ये नागरिस मोहम्मदी है ईरान के रहने वाले हैं। ठीक है, अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार जान फांसे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। हमने ट्रिक बताया था कि साहित्य में ना फंसे जान। ठीक है, तो साहित्य से साहित्य बन गया, नोबेल पुरस्कार है ही है, और जान फांसे ठीक है, कहाँ के? नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में किनको मिला है? ये मात्र 3 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन से? इनका नाम है पियरे और एगस्टोनी, पियरे एगस्टोनी और फेरेंग कांस और एनी हुलियर। इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा की बात कर लेते हैं, तो चिकित्सा का मात्र 2 व्यक्ति को मिला है। कैटलीन कोरिको जो कि हंगरी के रहने वाली है। अरे मालिक कैटरीना हंगरी है, यानी कैटलीन कोरिको ये हंगरी के रहने वाले हैं, और बिस्मैन ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनको क्या मिला है? इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। नेक्स्ट, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको किसको मिला है? तो ये 3 व्यक्ति को मिला है। जो मोगी बोबंडी हाँ बोबर्डी डी जो भी है, और एलेक्सी एकिमो और लुइस ब्रूस को मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार। बात करते हैं हम हाल ही में स्वच्छ
त्योहार, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार अभियान किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यूपी, ये प्रश्न है यूपी स्पेशल के लिए है। ओके, यूपी स्पेशल के लिए प्रश्न है। अगर यूपी में परीक्षा अगर आयोजित होंगी तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार मतलब अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि नवरात्रि जो चल रही है अभी वर्तमान में, दशहरा, दीपावली के अवसर पर सफाई की जा रही हो। अब बात करते हैं हाँ, इसी में इसकी टैगलाइन क्या है? स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है। इसकी टैगलाइन है कि जो स्वच्छता है वो ईश्वर के बगल में रहती है। हम्म, हम्म। अब देखो, जो बंगल वैली जो फेस्टिवल है, बंगल बंगल वैली जो फेस्टिवल फेस्टिवल है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जो ये नवरोज पर्व जो नवरोज नववर्ष है, ये पारसियों का जो जब नया वर्ष आता है इसको बोलते हैं नवरोज, सॉरी, नवरोज नववर्ष। ये पारसियों समुदाय का नया वर्ष होता है, न्यू ईयर। ओके, ये मक्खन महोत्सव। अब मक्खन, अभी ये ना मत समझना कि उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मे हैं मथुरा में और उन्होंने मक्खन खाई थी तो वहां पर उत्तर प्रदेश ठोक के आंसर में आ जाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक नंबर गलत हो जाएगा। ओके, वहां पर आपको उत्तर लगाना है उत्तराखंड, यानी कि मक्खन महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट, जो कृषि त्योहार नुआखाई, ये कहाँ पर है? धानु यात्रा और नुआखाई ये उड़ीसा में दोनों मनाए जाते हैं। कौन सा त्योहार है? कृषि त्योहार है ये। नाम क्या है? नुआखाई। कहाँ पर मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। नेक्स्ट, लिखा है सांस्कृतिक महोत्सव का जो कहाँ पर हुआ है, यानी कि आदि, यानी पेरू पेरुक्कू पेरुक्कू में हुआ है। आदि पेरुक्कू उसको बोलते हैं। सांस्कृतिक महोत्सव यहाँ पर हुआ है। तो स्लाइड यहाँ से खत्म है। ओके, स्लाइड यहाँ से खत्म है और प्रॉपर तरीके से मैंने जितना मुझ में योग्यता थी मैंने बताने का भरसक प्रयास किया है। इसके साथ साथ इस वीडियो को अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बढ़ाइएगा आगे। इसके साथ साथ और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जितना आपसे हो सके, और वीडियो को लाइक कर दी लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारी तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए मैंने बोला था अगर आप लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स इसी क्लास से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो इससे आज क्लास अभी ये पड़ जाएगी। इसके साथ साथ हम सेकंड क्लास डालने वाले हैं, वही साम मीटिंग, वो जियोग्राफी यानी भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, हम उनका एकदम एक पूरी तरीके से सुफला साफ कर देंगे बेहतर तरीके से। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।